हाय गाइस, अब हम जेड टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जाना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रोसीजर के बारे में जाना। अब हम आज जेड टेस्ट के बारे में जानेंगे। सैंपल आपको पता है, लार्ज सैंपल्स होते हैं और स्मॉल सैंपल्स होते हैं। लार्ज सैंपल्स के केसेस में हम जेड टेस्ट को फॉलो करते हैं। जेड टेस्ट का यूज़ पॉपुलेशन मीन के लिए, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, सैंपल वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन मीन्स कई स्टेजेस में किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं जेड टेस्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं, और इसमें हम अलग अलग स्टेप्स में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी। तो इसे 2-3 पार्ट्स में हम आपको देंगे ताकि जेड टेस्ट को पूरी तरह से समझाया जा सके आपको। सबसे पहले जेड टेस्ट तक जाने से पहले हम एक बार प्रोसीजर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोसीजर आपका सेटअप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सेकेंड स्टेप आपका चूज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जनरली हम 5% और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। थर्ड स्टेप है डिटरमाइन एन एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। यस, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा सैम्पलिंग अगर लार्ज सैम्पल्स बेस्ड है तो हम जेड टेस्ट यूज़ करें, स्मॉल सैम्पल बेस्ड है हम टी टेस्ट यूज़ करें, या और कोई टेस्ट एफ टेस्ट, या फिर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें एक अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होनी चाहिए ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है उस टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू फाइंड आउट करना। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने डिसाइड किया था उसके बेसिस पर क्रिटिकल रीजन क्रिएट करना। लास्ट स्टेप कि जो भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है और जो भी टैबुलेटेड वैल्यू हमने निकाली है उस टैबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के कंपैरिजन के द्वारा देखना कि वो क्रिटिकल रीजन में है या नॉन क्रिटिकल रीजन में है, और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन देना। ओके, नाउ हम अभी स्टार्ट करते हैं जेड टेस्ट को। हम स्टार्ट करते हैं एक जो पहला हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन मीन के रिगार्डिंग। हम जेड टेस्ट को कैसे यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। हम ये मान लेते हैं हम जो पॉपुलेशन यूज़ कर रहे हैं वो पॉपुलेशन का मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, जिसमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू में भी आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। दोनों कंडीशंस के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम रैंडम सैंपल चूज करें अपने पॉपुलेशन से, जो पॉपुलेशन हमको मिला हुआ है। जैसा हमने अभी आपको बताया कि लार्ज सैंपल्स में यूज होता है जेड टेस्ट। लार्ज सैंपल्स क्या होते हैं? अगर हमारा सैंपल साइज मोर देन 30 है, एन इज ग्रेटर देन 30, इट मीन्स ये लार्ज सैंपल्स है। यानी अगर सैंपल साइज हमारा 30 से ज़्यादा है तो वो लार्ज सैंपल्स माना जाता है। तो हमें जेड टेस्ट के लिए सैंपल ड्रॉ करने हैं, और कितने ड्रॉ करने हैं? मोर देन 30। टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए हमें इस रैंडम सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है इसका मीन और स्टैंडर्ड एरर हमें निकालना है। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं लार्ज सैंपल्स की, तो लार्ज सैंपल में सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा सैंपल मीन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन के साथ। चाहे हमारी पेरेंट पॉपुलेशन यानी जो हमारा पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या ना हो, इस चीज़ को याद रखिए। लार्ज पॉपुलेशन है तो हमारा पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, दोनों ही केसेस में सैंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग सैंपल मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। अब यहाँ पर x बार हमारा सैंपल मीन है जो रैंडम सैंपल्स के थ्रू हमने निकाला है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, यानी जो सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन है वो हमारा म्यू होगा क्योंकि हम इसे यहाँ पर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले रहे हैं। और वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, ये वेरिएंस होगा। हमने अभी आपको बताया कि टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालने के लिए हमें मीन और स्टैंडर्ड एरर की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड एरर और वेरिएंस के बीच में क्या रिलेशन होता है? स्टैंडर्ड एरर वेरिएंस का अंडर रूट होता है, इसलिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन की जो वैल्यू होगी वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ x हमारा होगा। अब जो हमारा
z टेस्ट बन रहा है। z टेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ या एस्टिमेशन ऑफ एक्स बार, एस्टिमेशन ऑफ एक्स बार। ओके, जो एस्टिमेशन है आपका, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है, ये म्यू है यहाँ पर, म्यू यानी पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन के लिए हमने यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ एक्स बार रखा हुआ है। एक्स बार आपका सैंपल मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार आपकी स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया। इसको जब हम इन नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आ गया आपका एक्स बार माइनस म्यू जीरो इज अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन जो है ये आपकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है जो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब जो हमने अभी आपको केस बताया था कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यानी वेरिएंस की वैल्यू आपको मालूम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता है उस केस में क्या करेंगे, और वैल्यू पता नहीं है उस केस में क्या करेंगे। अगर आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम क्या करते हैं, मीन जीरो और वेरिएंस यूनिटी। ये कब होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जीरो एंड वेरिएंस यूनिटी होती है। क्योंकि लार्ज सैंपल के केस में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका मीन जीरो और वेरिएंस यूनिटी को फॉलो करेगा। पेरेंट पॉपुलेशन आपकी नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, हम जेड टेस्ट का यूज करेंगे और मीन जीरो और वेरिएंस 1 के साथ। इन केस अगर सैंपल साइज हमारा लार्ज नहीं है, स्मॉल है, उस केस में हम जेड टेस्ट तभी लगाएंगे जब हमारा पॉपुलेशन जो है, जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी केस में हम जेड टेस्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला है, बस उसको लिखने का जो तरीका है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, जो पहले आपने दिया था। क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस 1, इसलिए इसको इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में 0 और 1 लिखते हैं। पहला वाला 0 जो है वो मीन और उसके बाद वेरिएंस को शो कर रहा है। ये जब आप किसी इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं तो ये बताता है कि ये इक्वेशन या ये टेस्ट स्टैटिस्टिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है विद मीन 0 और वेरिएंस 1 के साथ। ये पहला केस था जब आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पता है। दूसरा केस जब आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, उस समय हम क्या करते हैं, जब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है तब स्टैंडर्ड एरर को फॉलो करने के लिए हम सैंपल वेरिएंस की हेल्प लेते हैं। सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर के थ्रू दिखाया जाता है, जिसका फॉर्मूला आपका 1 अपॉन एन माइनस 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। जब टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमें सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता होती है और हमारा सैंपल साइज जो है वो लार्ज है या स्मॉल है कोई भी है, लेकिन पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस केस में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, लेकिन अगर जो हमारी पॉपुलेशन है, पेरेंट पॉपुलेशन, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है लेकिन हमारा सैंपल साइज लार्ज है, उस केस में, लार्ज सैंपल साइज के केस में हम क्या करेंगे, उसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के मीन जीरो और वेरिएंस यूनिटी की तरह इसी जेड टेस्ट को यूज करेंगे। सिर्फ सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड एरर की जगह हम सैंपल वेरिएंस यूज करेंगे। ये जो आपका सिग्मा स्क्वायर नोन एंड अननोन की कंडीशन है, इसे एक बार फिर से चलिए कंसाइज फॉर्म में समझते हैं। अगर सिग्मा स्क्वायर आपका नोन है, उस केस में हम जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे, पेरेंट पॉपुलेशन चाहे नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो, इन केस ऑफ लार्ज सैंपल, राइट। जेड टेस्ट हम लार्ज सैंपल्स में यूज करते हैं, ये एकदम क्लियर दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हमारा सैंपल साइज स्मॉल है तब हम जेड टेस्ट का यूज उसी वक्त करेंगे, उसी समय कर सकते हैं जब पॉपुलेशन, पेरेंट पॉपुलेशन जो हमारी है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। फर्स्ट केस आपका। सेकेंड केस, अगर आपको सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, उस केस में
हम पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने पर टी टेस्ट फॉलो करेंगे। या देखिए, पॉपुलेशन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, उस केस में हम टी टेस्ट फॉलो करेंगे। सैंपल साइज लार्ज हो या स्मॉल हो, इट डजंट मैटर। अगर नॉर्मेलिटी की कंडीशन यानी पेरेंट पॉपुलेशन नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मेलिटी की कंडीशन पूरी नहीं होती है, उस केस में सैंपल साइज अगर लार्ज है तो हम जेड टेस्ट फॉलो करेंगे। ये आपके सेकेंड केस होगा। थर्ड केस आपका ये भी बनता है, आपका सैंपल साइज लार्ज है, लार्ज नहीं है, स्मॉल है, सैंपल साइज आपका स्मॉल है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता हो या नहीं पता हो, पेरेंट पॉपुलेशन नहीं पता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, सैंपल स्मॉल है, पेरेंट पॉपुलेशन का पता नहीं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, उस केस में हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। ये जो केसेस हैं इन्हें आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कब सैंपल साइज क्या होने पर हमें कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल से जेड टेस्ट को शुरू करते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, a light bulb company claims that 100 watt light bulb it sells has an average life of 1200 hours with a standard deviation of 100 hours। एक लाइट बल्ब कंपनी ने क्लेम किया कि जो 100 वॉट का बल्ब ये बेच रहे हैं उसकी एवरेज लाइफ 1200 घंटे है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 घंटे के साथ। इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए 50 न्यू बल्ब वर सिलेक्टेड रेंडमली, 50 नए बल्ब रेंडमली सिलेक्ट किए गए, हमने सैंपल लिए और उसमें पाया द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ दीज बल्ब वॉज फाउंड टू बी 1180 आवर्स। Is the company's claim is true at level 5% level of significance? मीन्स जो कंपनी ने क्लेम किया था कि इनका 100 वॉट का बल्ब 1200 आवर्स तक चलता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 आवर्स के साथ, इसको टेस्ट करने के लिए 50 सैंपल कलेक्ट किए गए जिन्हें जलने दिया गया, लाइट ऑन रखी गई और देखा कि 1180 आवर्स का इन्होंने एवरेज दिया। क्या कंपनी का क्लेम सही है? हमको ये टेस्ट करना है। अब सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर क्या क्या दी हुई है आप ये देखेंगे। हमको यहाँ दिया हुआ है पॉपुलेशन मीन 1200। पॉपुलेशन मीन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? म्यू जीरो से, 1200। हमको दिया हुआ है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा यानी 100 आवर्स। हमको दिया हुआ है सैंपल साइज 50 एन, हमने कितना सैंपल लिया? 50। सैंपल मीन हमको दिया गया है 1180। ओके, ये चीजें हैं जो हमको मिली हुई हैं। अब सबसे पहला स्टेप जो हमें करना था, क्या करना था? सेटअप नल एंड कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमें नल हाइपोथेसिस यहाँ पर सेट करनी है। याद रखिए, पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्वालिटी लिए हुए होती है। अब हम यहाँ मान लेते हैं जो पेरेंट पॉपुलेशन 1200 आवर्स का एवरेज बता रही है, हमने नल हाइपोथेसिस में मान लिया कि ये करेक्ट है। म्यू जीरो इज इक्वल टू 1200 यानी एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज 1200 आवर्स। इसको हमने एज अ नल हाइपोथेसिस ले लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो हाइपोथेसिस होगा वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, लेस देन और ग्रेटर देन की बात नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आपकी कॉम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस होगी। ये टू टेल्ड होगी क्योंकि ये नॉट इक्वल टू का साइन लिए हुए है, मीन्स म्यू इज नॉट इक्वल टू 1200 यानी एवरेज लाइफ ऑफ बल्ब इज नॉट 1200। ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। सेकेंड स्टेप है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चूज करना। यहाँ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। थर्ड स्टेप में अब हमें फाइनल करना है हम किस टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? मोर देन 30। सैंपल लार्ज है, हम किसका यूज करेंगे? जेड टेस्ट का। अब हमने जेड टेस्ट का यूज करना है। जेड टेस्ट के यूज करने में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्योंकि हमें सिग्मा की वैल्यू पता है इसलिए हम z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन का यूज करेंगे। एक्स बार की वैल्यू हमारी 1180 है जो हमने ऊपर लिखी हुई है, ये देखिए। म्यू जीरो की वैल्यू 1200 है, जो हमारा सिग्मा है उसकी वैल्यू 100 है और n की वैल्यू अंडर रूट 50 है।
इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं -20/14.14 आ रहा है, और इसको ओवरऑल सॉल्व करने पे -1.41, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक जेड टेस्ट की है, राइट। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा यूज किया हमने, टेस्ट जेड टेस्ट। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, -1.41। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल के अकॉर्डिंग हमें टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्रिटिकल रीजन प्रिपेयर करना है। क्रिटिकल वैल्यू जो है टेबुलेटेड वैल्यू टू टेल टेस्ट के लिए, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू का साइन लिए हुए था इसलिए ये टू टेल टेस्ट है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जब हम जेड टेस्ट के लिए टेबुलेटेड वैल्यू लेते हैं तो अल्फा, क्योंकि ये दोनों साइड है इसलिए हम अल्फा को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जेड अल्फा बाई 2, अल्फा की वैल्यू यहाँ 0.5 दी गई थी, तो जब 2 से डिवाइड किया 0.025 हो गया, और इसकी जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो +-1.96 है। इसे हम आगे दिखा देंगे, टेबल में हमने इसे रखा हुआ है। टेबल किस तरह से देखनी है ये देखिए, यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड टेस्ट की टेबल दी है। अल्फा की वैल्यू अगर 0.05 यानी 5% है, टू टेल टेस्ट के लिए यहाँ इसकी वैल्यू होगी +-1.96। यहाँ हम अल्फा को 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए +-1.96 ये इसकी टेबुलेटेड वैल्यू होगी जो टेबल में ऑलरेडी दी हुई है। अब हमने टेबुलेटेड वैल्यू निकाल ली, ओके। टेबुलेटेड वैल्यू निकालने के बाद जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है जेड टेस्ट की -1.41, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। टेबुलेटेड वैल्यू निकालने के बाद हमने क्रिटिकल रीजन प्रिपेयर कर लिया। क्रिटिकल रीजन हमारा -1.96 +1.96, दोनों वैल्यूज यहाँ कवर हो गई। जो शेडेड एरिया आपको साइड में दिख रहा है ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, जो एक वीडियो में हम आपको क्रिटिकल रीजन पहले ही बता चुके हैं। ये क्रिटिकल रीजन है -1.96 और +1.96। अब अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस क्रिटिकल रीजन में आ रही है, जो शेडेड आपको दिख रहा है इस क्रिटिकल रीजन में आ रही है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। अदरवाइज अगर ये सेंटर में आ रही है, जो हमारा नॉन क्रिटिकल रीजन है, उसमें अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है -1.41। -1.41 की वैल्यू आपकी इस एरिया में आएगी जो नॉन क्रिटिकल रीजन है, नॉन रिजेक्शन रीजन है, इसलिए इस केस में हम क्लेम को एक्सेप्ट कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले हैं कि जो कंपनी ने क्लेम किया है वो क्लेम उसका रॉन्ग है। ये पहला एग्जाम्पल था जिसमें आपको सिग्मा की वैल्यू पता है, और इस केस में हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू इस नॉन रिजेक्शन रीजन में आ रही थी। चलिए हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें हमें सिग्मा की वैल्यू पता नहीं है। A manufacturer of ballpoint pen claims that a certain pen manufactured by him has a mean writing life of at least 460 A4 size pages। यानी एक पेन मैन्युफैक्चर ने क्लेम किया कि वो पेन लगभग एवरेज जो पेजेस लिखता है वो 460 पेज लिखता है। एक एजेंट जिसे परचेज करना था सिलेक्ट सैंपल ऑफ 100 पेन्स एंड पुट देम ऑन टेस्ट। उसने 100 पेन सिलेक्ट किए और उनको टेस्ट पे रखा। उनकी जो मीन राइटिंग लाइफ आई वो 453 पेजेस की आई विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 A4 साइज पेजेस। Should the purchasing agent reject the manufacturer claim at 1% level of significance? जो कंपनी ने क्लेम किया था कि 460 पेजेस एक पेन एवरेज लिख सकता है, यहाँ पर म्यू हमको मिला 460। अब यहाँ पर हमें सिग्मा की वैल्यू नहीं मिली, वेरिएंस हमको नहीं पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पॉपुलेशन का नहीं पता है। परचेजिंग एजेंट ने सैंपल कलेक्ट किया 100 पेन्स का, 100 मोर देन 30 है इसलिए लार्ज सैंपल है। 100 का सैंपल कलेक्ट किया और इन्हें टेस्ट पे रखा। सैंपल मीन हमको मिल गया x बार कितना 453 विद स्टैंडर्ड डेविएशन 25। ये क्या है आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू नहीं है तो हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। 25 है। सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली।
क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने क्लेम किया है कि एटलीस्ट 460 पेजेस पेन लिखता है, यानी कम से कम 460 पेजेस पेन लिखेगा या उससे ज़्यादा भी। इसलिए हमारी नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी लिए हुए है, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 460, यानी 460 या उससे ज़्यादा पेज लिखता है, कंपनी का क्लेम सही है, ये हमारी नल हाइपोथेसिस है। इसके अगेंस्ट हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बनेगी, क्योंकि ये इक्वालिटी एंड ग्रेटर देन का साइन लिए हुए हैं, इसलिए हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी म्यू इज लेस देन 460। यहाँ देखिए लेस देन लिया हुआ है, इसलिए ये सिंगल टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है। अब अगर ग्रेटर देन वैल्यू होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में तो वो राइट टेल होता है। यहाँ पर लेस देन की वैल्यू है, इसलिए लेफ्ट टेल टेस्ट है ये। अब यहाँ पर हम क्योंकि हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, टी टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। ओके, लेकिन टी टेस्ट को फॉलो करने से पहले ये देखिए जो हमने यहाँ पे टी टेस्ट की वैल्यू आपको दिखाई थी, हम टी टेस्ट को यहाँ पे फॉलो करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ लार्ज सैंपल्स हैं इसलिए हम जेड टेस्ट को यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ जेड टेस्ट को यूज किया क्योंकि यहाँ लार्ज सैंपल है। अगर स्मॉल सैंपल होता तो हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, बट लार्ज सैंपल है तो हमने जेड टेस्ट का यहाँ यूज किया। एक्स बार की वैल्यू 453, म्यू की वैल्यू 460 जो आपको यहाँ पे लिखी हुई है हमने पहले ही, एस की वैल्यू 25 और एन कितना है हमारा 100, √100। इसके सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया -2.8, ये हमारी क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है -2.8। अब हम टैबुलेटेड वैल्यू देखते हैं। सिंगल टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है। वन टेल में कौन सा टेल है, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट है हमारा। लेफ्ट टेल टेस्ट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है हमारा 1%, यानी 0.01। अल्फा की वैल्यू 0.01 यानी 1% होने पर लेफ्ट टेल टेस्ट पर टैबुलेटेड वैल्यू क्या है -z अल्फा की -2.33। ये हमने यहाँ -2.33 रख दिया। अब ये देखिए शेडेड रीजन जो है ये आपका क्रिटिकल रीजन है, और इसके राइट साइड जितना रीजन है जो भी एरिया है वो आपका नॉन क्रिटिकल रीजन है। अब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक हमको देखनी है कि इस क्रिटिकल रीजन में आ रही है या नॉन क्रिटिकल रीजन में आ रही है। अब हम यहाँ चेक करते हैं, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है -2.8। -2.8 आप देखिए किधर आएगी, -2.8। कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमारी आ रही है वो इस रीजन में आ रही है, रिजेक्शन रीजन में। ओके, रिजेक्शन रीजन में हमारी वैल्यू आ रही है। हम इधर की ओर आते हैं तो वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है, और इस तरफ हम जाएंगे तो वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। तो 2.8 -2.8 हमारा क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को यानी कि मैन्युफैक्चरर के क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल रहे हैं कि इनका क्लेम सही है। ओके, तो हम इस तरह से जेड टेस्ट में टैबुलेटेड और कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करके रिजल्ट देते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम दो पॉपुलेशन में, अभी तो आपने एक पॉपुलेशन को पढ़ा जिसमें सिंगल पॉपुलेशन पेरेंट पॉपुलेशन है, अब हम दो पॉपुलेशन के मीन वैल्यूज के बीच में किस तरह से डिफरेंस निकालते हैं वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।